देखते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इस नियम को गॉसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ठीक है, उपयोगिता ह्रास नियम भी कहा जाता है, सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं की इकाइयों का बढ़ाता चला जाता है, इकाइयों का उपभोग करता चला जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है जब वो वस्तुओं की इकाइयों का उपभोग करना बंद कर देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग किए जाने से उसकी सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। वो जितनी ज़्यादा वस्तुओं का एक वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करता है, फिर क्या होता है, उसकी इच्छा मर जाती है और उसकी सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। जब कोई उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए एक वस्तु के उपयोग को बढ़ाता है तो परिवर्तनशील वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता अंत में अवश्य ही गिरती है। ठीक है, तो सीमांत तुष्टि गुण या उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग का एक महत्वपूर्ण नियम है। उपभोग के इस नियम की ओर सर्वप्रथम फ्रांस के अर्थशास्त्री गॉसेन का ध्यान गया था। हमने बताया ना, गॉसेन का प्रथम नियम है ये, इसका नाम इसीलिए गॉसेन का प्रथम नियम कहा गया है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, परंतु अपनी आवश्यकताओं के असीमित होते हुए समय विशेष पर किसी आवश्यक विशेष की संतुष्टि की जा सकती है कि हमें हमारी सीमित आय है, आवश्यकताएं असीमित हैं, तो हम उस सीमित आय से अपनी आवश्यकताओं की अधिक से अधिक संतुष्टि कैसे कर सकते हैं। जब मनुष्य किसी एक आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, तब वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाला तुष्टि गुण क्रमशः क्या होता है, घटता जाता है, ह्रास होता चला जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी किताबी लैंग्वेज पर। अन्य दशाओं में समान रहने पर, अन्य दशाओं का मतलब क्या होता है, वे मान्यताएं जिन पर कोई नियम आधारित होता है। ऐसी मान्यताएं जिन पर नियम आधारित होता है पर किसी व्यक्ति के पास किसी समय विशेष में वस्तुओं और सेवाओं की जैसे जैसे अधिकाधिक इकाई आती है, उनसे मिलने वाला तुष्टि गुण, उपयोगिता गुण, तुष्टि गुण यानी उपयोगिता गुण क्रमशः नीचे होता चला जाता है, घटता चला जाता है। आखिर ये जो है उपयोगिता तुष्टिकरण जो गुण है, ये इसके कारण भी क्या क्या है कि किसी आवश्यकता विशेष को संतुष्ट किया जा सकता है। मनुष्य की आवश्यकताएं हमने बताया कि असीमित है, अनंत है। सभी आवश्यकताओं को एक साथ तो हम पूरा नहीं कर सकते। हाँ, किसी आवश्यकता विशेष को वस्तु के निरंतर इकाई के प्रयोग करके पूर्ण किया जा सकता है। जैसे हम किसी आवश्यकता को उसकी बार बार प्रयोग करके कर सकते हैं, किंतु वस्तु की निरंतर इकाई का प्रयोग करने से क्या होता है, सीमांत तुष्टि गुण जो है वो कम होने लगता है और ऐसी स्थिति हो जाती है कि तुष्टि गुण जो है वो शून्य हो जाता है और वही पूर्ण जो है संतुष्टि का बिंदु होता है। फिर आखिर इसकी मान्यताएं क्या है? पहली है वस्तु का निरंतर उपयोग। कैसे? यदि हम भोजन करने बैठते हैं, मान लेते हैं, तो एक ही बैठक में हम क्या करेंगे कि हमें उपभोग करना चाहिए। हम भोजन करने बैठ रहे हैं और हम सोचते हैं कि एक ही टाइम में हम भोजन सारा कर लेंगे। ऐसा नहीं है। एक रोटी अभी खा ले, आधे घंटे बाद दूसरी खा ले, फिर तीसरे घंटे बाद 2 खा ले। ऐसा करने से वस्तु की तुष्टि में वृद्धि होती है और सीमांत तुष्टि का जो नियम है वो ह्रास नियम लागू नहीं होता है। वस्तुओं को अगर हमने, जैसे अभी हमें भूख लगी तो हम क्या रात भर का खाना थोड़ी नहीं खा लेंगे, हम बीच बीच में खाते रहेंगे। तो वस्तुओं का निरंतर उपभोग। दूसरा है वस्तु की समरूप इकाई। इसको देखते हैं। वस्तु की समरूप इकाई, वस्तु की जा रही जो भी वस्तु हम प्रयोग में कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, वो वस्तु की सभी इकाइयाँ गुण और मात्रा में समान होनी चाहिए। जैसे हम भोजन में पहली रोटी बिना घी लगी खाते हैं,
माना हम खा रहे हैं, उसके बाद घी लगी रोटी खाने लगते हैं तो रोटी का स्वाद क्या होता है, बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो पहली रोटी की अपेक्षा दूसरी रोटी अधिक तुष्टिकरण हमें देती है, अधिक संतुष्टि देती है। इस प्रकार सीमांत तुष्टि गुण जो है ह्रास नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, ये इनकी मान्यताएं और शर्तें हैं। तीसरा है उपभोग इकाई का पर्याप्त आकार। अब इतना बड़ा होना चाहिए उपभोग इकाई का कि व्यक्ति के उपभोग की तीव्रता का एक अंश पूरा किया जा सके। जैसे एक प्यासे व्यक्ति को बूंद बूंद पानी पिलाने से उसकी प्यास नहीं बुझती है, बल्कि एक गिलास पूरा पानी पिला दे तो उसकी प्यास बुझ जाती है। अगला है कि उपभोग के दौरान स्थिर मानसिक स्थिति। उपभोग के दौरान यदि कोई व्यक्ति भोजन करते समय माना ड्रिंक कर लेता है, शराब पी लेता है या भांग खा लेता है, तो पहले के अधिक भोजन करेगा, जो इस बात का प्रतीक है। भांग खाने के बाद तो व्यक्ति को होश ही नहीं रहता है, वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा भोजन करेगा। वो इस भाग का प्रतीक है कि जैसे जैसे उसकी इकाइयों से उसको अधिक तुष्टिकरण प्राप्त होगा। इस प्रकार सीमांत तुष्टि ह्रास नियम क्रियाशील नहीं होगा, यहाँ पर वो क्रियाशील नहीं होगा। अगला है पांचवा, उपभोग वस्तु की कीमत में स्थायित्व। उपभोग की जो करने वाली हैं की जाने वाली वस्तु हैं, उनके मूल्य बदलने और उसमें सस्ता और महंगा होने का नियम क्रियाशील नहीं होगा, यानी स्थायित्व होना चाहिए उसमें। अगला है छठा, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत अपरिवर्तित। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं? जैसे एक के बदले हम दूसरे का प्रयोग कर लें, जैसे हमारे यहाँ चाय ख़त्म हो गई तो कॉफ़ी का प्रयोग कर लें, इसको स्थानापन्न करते हैं। कि माना कि चाय की अपेक्षा कॉफ़ी की कीमत कम हो जाती है तो लोग चाय मार्केट में भी अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई है तो लोग चाय पीना शुरू कर देते हैं, तो वो चाय के अधिक उपभोग करेंगे हैं, तो क्या होगा कि उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। ऐसी दशा में उपयोगिता ह्रास नियम नहीं लागू होता है। अगला है लास्ट है, उपभोक्ता की रुचि, आदत, स्वभाव, फैशन इत्यादि आदि में परिवर्तन नहीं होता है कि उपभोक्ता की पूर्ण इकाइयों में की अपेक्षा अगली इकाई से अधिक तुष्टिकरण प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, यदि कोई उपभोक्ता सिगरेट नहीं पीता है तो उसके लिए सिगरेट का तुष्टिकरण शून्य के बराबर होता है। उसको क्या मतलब है कि हम जो है वो हमको सिगरेट मिले या ना मिले तो वो क्या होता है, उसके लिए उसका तुष्टिकरण शून्य के बराबर होता है। लेकिन जब वही उसको पीने की आदत बन जाती है तो वो उसको तुष्टिकरण उसका बढ़ने लगता है। अब आता है, हम इसको तालिका के द्वारा देखते हैं। तालिका के द्वारा जो हमने देखा कि जैसे हमने रोटी की इकाई है 1, 2, 3, 4, 5, हम रोटी की इकाई हम बढ़ा रहे हैं। सीमांत उपयोगिता में पहली रोटी से उसको मिल रही है 20, ठीक है। ये कुल उपयोगिता जो है वो इसको प्लस करते हुए निकलती है ना, तो ये कुल उपयोगिता है। इस समय जो आ रही है वो ये आ रही है, लेकिन हम सीमांत उपयोगिता को देख रहे हैं कि पहली रोटी से उसको मिल रही है 20, दूसरी रोटी उसने खाई उसको 25 हुई, बढ़ गई। तीसरी रोटी खाई थोड़ी सी कम हुई, हाँ उसकी भूख थोड़ी कम होती जा रही। चौथी रोटी से और कम हुई, पांचवी रोटी से और कम हुई, छठी से, लेकिन सातवीं रोटी पर उसको बिल्कुल नहीं उसकी उपयोगिता बढ़ी। यही पूर्ण तृप्ति बिंदु कहलाता है। और जब उसने 8वीं रोटी भी अगर वो खाता है तो उसको बिल्कुल नहीं होगी कि हाँ अब हम नहीं खा पाएंगे, तो वो जो उपयोगिता है ऋणात्मक सीमांत तुष्टि गुण उसका हो जाएगा। ग्राफ के द्वारा समझते हैं। पहली रोटी पर 20, दूसरी रोटी पर 25, इस तरह से इसको करा तो ग्राफ देखो पहले हमारा बढ़ा और बढ़ने के बाद वो ढलता गया और ये 7वीं रोटी पर आकर उसका शून्य हो गया, 7वीं पर आके शून्य हो गया और 8वीं पर उसका ऋणात्मक हो गया। ठीक, ये इसका धनात्मक तुष्टिकरण या पूर्ण तुष्टिकरण इसको कह सकते हैं, पूर्ण तृप्ति बिंदु। ठीक है, और ये हमारा उपयोगिता ह्रास नियम का वक्र है, कर्व है। ठीक है, ये ऋणात्मक तुष्टि गुण है और पूर्ण तृप्ति गुण ये है, सॉरी ये नहीं है, ये है पूर्ण तृप्ति गुण। ये धनात्मक हो रहा है यानी बढ़ रहा है और पूर्ण तृप्ति उसको कहाँ प्राप्त हुई है, यहाँ पर 7 नंबर पर, यहाँ पर पूर्ण तृप्ति उसको प्राप्त हुई है और ये फिर ऋणात्मक होने लगता है। ठीक है, ये धनात्मक तुष्टि गुण है।
यहाँ हमने थोड़ा सा गलत बता दिया था बच्चों। तो ये तुमको तालिका के द्वारा समझ में आ गया होगा कि ये उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। अगर बच्चों नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आगे के वीडियो तुम लोगों को मिलते रहें। थैंक यू।